ये जो हमारा यूनिट 1 है चैप्टर 7 का, इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना पड़ेगा कि देखो कोई भी काम करते हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात तो होती ही है। अब गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करेगी तो ऐसा तो है नहीं कि पैसा सड़क पे फेंक दे कि भाई जिसको लूट के ले जाना हो। भाई लोगों के लिए अगर करेगा तो उसमें अलग अलग तरीके की चीजें देखनी होती ना। भाई हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, कितना रिसोर्सेज है, कैसे उसका एलोकेशन करेंगे, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन देखेंगे, कौन से रिसोर्सेज के ऊपर किसका काम चलेगा, कौन उसको देखेगा, ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने की आवश्यकता पड़ती है। इस टॉपिक के अंतर्गत बेसिकली हम लोग यही देखेंगे कि भाई हमारे स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है। कोई भी अगर पॉलिसी है तो अगर वो स्टेट के फेवर में है तो उस पर क्या कौन सा काम स्टेट कर सकता है, सेंटर कौन सा काम कर सकता है। कहीं पर अगर मान लीजिए कि ज्वाइंट पॉलिसी कोई भी है जहां पर स्टेट और गवर्नमेंट दोनों का है हमारा काम होता है, तो उस पॉलिसी के अंतर्गत कौन उस काम को करेगा। साथ ही साथ कुछ हमारी यहां पर बेसिक कंसेप्ट की भी बात होगी, जैसे हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़ा हुआ है, उसकी भी थोड़ी सी यहां पर बात होगी। तो वो सारी चीजें इस टॉपिक के अंतर्गत बेसिकली हमको पढ़ना है और हमें इसमें ज्यादा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो टॉपिक है इसमें बेसिकली यही देखना है कि जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उसको किस तरीके से उसका बेस्ट देखा जाएगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे उसको सारे पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा, ये सारा काम हम लोगों को यहां पर देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सारे बच्चे हेडिंग दीजिए और फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। लिखना है, भर भर के लिखना है, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, मुश्किल से नहीं 10-12 पेज, हाँ उससे ज्यादा नहीं। और इस टॉपिक को आज ही कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो मैंने बोला था ना कि यूनिट 2 से है और यूनिट 2 वाले में मिनिमम 2 से 3 क्लासेज लगेंगे, फिर थर्ड फोर्थ में नहीं लगेगा। लेकिन जो सेकेंड वाला टॉपिक है मार्केट फेल्योर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें टाइम भी लगेगा और मिनिमम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने हैं, तो इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो सारे काम करके ना देखना है बेटवा। तो चलो जरा हेडिंग दो, चैप्टर नंबर 7 यूनिट 1 फिस्कल फंक्शंस एंड ओवरव्यू। फिस्कल फंक्शंस एंड ओवरव्यू। तो देखिए बेटा, हमने इसमें आपको बेसिकली क्या कहा कि भाई गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले सकती है, किस तरीके का एक्शन लेता है ताकि वो पॉलिसी मेकिंग कर सके, और जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, उसके बारे में जो है कहां पर बात होगी हमारा बेटा, इस यूनिट के अंतर्गत बात होगी, उसी को देखेंगे। तो कहता है द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट हैव, बेटा बातचीत ना करें कोई, इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। भाई गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है, कोई भी निर्णय लेती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, क्या उसका प्रभाव हमारे पूरे इकोनॉमी के ऊपर होता है या नहीं होता है। भाई गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं लगेंगे, पूरी इकोनॉमी हिल गई या नहीं हिल गई, हुआ या नहीं हुआ। लॉकडाउन के लिए बोल दिया कि भैया अगले 14 दिनों तक सभी घर में कैद रहे, प्रॉब्लम पूरी इकोनॉमी के ऊपर हुआ या नहीं हुआ। तभी आपने देखा होगा कि वहां पर भी गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर के लिए पैसे निकाले थे या नहीं निकाले थे, भैया इन सेक्टर के लिए इतना पैसा, इन सेक्टर के लिए इतना पैसा, ताकि काम क्या हो, चलता रहे। तो मतलब कहीं ना कहीं पॉलिसी अगर कोई भी बनाएगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इंपैक्ट होगा। अब अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट कोई भी निर्णय लेती है, कोई भी एक्शन लेती है,
तो वो एक्शन किस तरीके का हो सकता है? तो 3 तरीके का एक्शन यहां पर होगा। एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। पहला, बोरो मनी। भाई देखे थे ना कि जब हमने 91 की बात करी थी तो जब मैंने 91 की बात करी थी तो 91 में क्या बताया था कि भाई हमारे पास जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने हफ्तों का रह गया था? 2 हफ्तों का। कितनी वैल्यू थी? 1.2 बिलियन डॉलर। तो उस केस में बाहर से उन्होंने 7 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था या नहीं लिया था? तो भाई कर्ज लेकर के भी काम हो सकता है। दूसरा, गरीबों का कल्याण होगा या नहीं होगा बेटा? तो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी एक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? और इनकर्स एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का कितने तरीके से एक्शन? 3 तरीके से। या तो पैसा उधार लो, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करो, या अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। ठीक है, मैंने सिर्फ लिखा INCURS, इनकर्ड नहीं लिखा, इनकर्स खाली लिखा है। ठीक है, मतलब जेनरेट करना, एक्सपेंडिचर बनाना। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो या तो हम क्या करें, मनी को विड्रॉल करें, मनी लोन लें, उसकी बात कर सकते हैं हम लोग, या कहीं ना कहीं पर अगर हम लोग बात करें तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें, उसकी बात करेंगे हम लोग, या फिर कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर क्या करेंगे हम लोग? जनरेट करेंगे। कहता है 3 मेन मैक्रो इकोनॉमिक्स गोल्स फॉर एनी नेशन। कितने तरीके का बेटा मेन गोल होगा? क्योंकि हम अब क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं भाई, लार्ज इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो कितने तरीके का गोल? 3 तरीके की गोल की बात होगी। सबसे पहला भाई, अगर कोई भी गवर्नमेंट है तो उसका अपना टारगेट एक जरूर होता है कि हमारी इकोनॉमी का ज्यादा से ज्यादा क्या हो? ग्रोथ हो। हमारी इकोनॉमी का ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा। रोजगार सबों को दिया जाए। देखते ना हर इलेक्शन में हमारा क्या मेन प्रायोरिटी होता है? हम इतना रोजगार सृजन करेंगे, हम इतना रोजगार देंगे, इस तरीके की बात होती है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात करनी होती है, कहीं ना कहीं हमें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखना होता है। साथ ही साथ ये जो प्राइस वगैरह में विभिन्नताएं होती है, जो डिफरेंशिएशन होता रहता है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्राइस क्या हो? कांस्टेंट हो। प्राइस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तभी तो लोग कोई भी निर्णय ले पाएंगे ना भाई। अगर आप बजट बनाते हैं तो बजट क्या बनाते हैं कि उस टाइम में जो भी प्राइस है उसके बेसिस ना बनाते हैं। अब आज कोई और प्राइस है, कल कोई और हो जाए, परसों कोई और हो जाए, तो अगर प्राइस स्टेबल नहीं होगा तो दिक्कतें क्रिएट होगी या नहीं होगी? तो गवर्नमेंट का यह भी रहता है कि प्राइस लेवल को हमें क्या करना है? स्टेबल करना है। मतलब स्टेबलाइजेशन के ऊपर भी क्या करना होगा? फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। तो 3 हमारे कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक गोल हो जाएंगे? पहला इकोनॉमिक ग्रोथ ना, पहला क्या हो गया? इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा कौन सा? हाई लेवल ऑफ, बताओ क्या? एम्प्लॉयमेंट ना बेटा, रोजगार तो देना है हमें, तो हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा क्या होगा बेटा? स्टेबल प्राइस लेवल्स, कि प्राइस लेवल को हमें क्या करना है? स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट, स्थिर, कि जो हमारा प्राइस लेवल है उसको हमें क्या करना है? स्थिर रखना है। उसके बेसिस पर हमें यहां पर बात करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो कितने हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स गोल हो गए? 3। कौन कौन से? इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और स्टेबल प्राइस लेवल। कहता है गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन। बेटा इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दखल देना जिसको कहते हैं।
तुम लोग भी कभी कभी कहते ना, देख मेरे बीच में इंटरवीन करने की कोशिश मत कर, मैं अपना देख लूंगा, तो हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन इन ऑल एबव मैटर्स एंड टेक नेसेसरी एक्शन और डिसीजन। भाई ऊपर जो भी ये तीनों बातें हुई है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, इंटरवीन करेगा, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट सारी चीजों को देखेगा, और फिर जो जरूरत की चीजें होंगी, फिर जो आवश्यक होगा, उसके लिए क्या करेगा बेटा, डिसीजन मेकिंग करेगा, ये नहीं करेगा। भाई जो उसके लिए उसको एक्शन लेने की आवश्यकता होगी, उसकी बात करेंगे या नहीं करेंगे हम लोग। तो गवर्नमेंट पहले क्या करती है कि भाई क्या हमारे यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी भाई अगर ग्रोथ हमारा रेट कम है तो गवर्नमेंट चाहेगा ना इसको आगे का टारगेट ये रखना है, उस अनुसार कहीं ना कहीं अपना प्लान क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज करेगा, ये नहीं करेगा, कुछ ना कुछ अपना प्लान बदलेगा। हम कैसे रोजगार ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसके बेसिस पे बात करेगा, या हम अपनी प्राइस को कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं, कैसे स्थिर रख सकते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ काम करेगा, ये नहीं करेगा। तो वो चीजें भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है, और उसी के बेसिस पे ये सारी चीजों को देख करके फिर यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है, जो उन्हें जरूरी लगता है, जो उन्हें एक्शन लेने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें पॉलिसी वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बेसिस पे पॉलिसी बनाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये आर्टिकल 370 वाला काम हुआ, अब उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उसको बड़ी बारीकी से पहले देखा, फिर देखा कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसको अगर रोकना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तब ना जाकर के कोई ना कोई एक्शन लेगा। अब उस टाइम में देखो सबने कितना हल्ला किया था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आज वहां के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई जब से ये काम हुआ है, कम से कम कुछ तो पॉजिटिव है कि भाई जो वहां के युवा पहले इधर उधर कर रहे थे वो अब सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के माइंड में ये होता है कि भाई ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, हर पोजीशन पे, क्योंकि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी तो किसी एक भाग से तो ग्रोथ करेगी नहीं ना। भाई आप 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ ले तो क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा। तो हर एक क्षेत्र में हर एक चीजों को कैसे आप उसको देख करके उसके लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, उसके बेसिस पे ना बात होनी चाहिए। तो वो काम यहां पर क्या करता है, गवर्नमेंट यहां पर बनाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम लोग देखें कि गवर्नमेंट का क्या क्या रोल होगा, सबसे पहला हमारे लिए तो इकोनॉमिक सिस्टम ही की बात करते हैं हम लोग कि भाई जो हमारी इकोनॉमी की सिस्टम है उसके बेसिस पे भाई कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, सब तरीके की बातें होती है। तो उसमें कैसे क्या हमारा गवर्नमेंट का रोल होगा उसके अनुसार देखना होगा। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा आज का यही है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। और इस वाले में हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो इसलिए मैं इस टॉपिक में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी पढ़ाया हुआ है, हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, तो ज्यादा डिटेल्स में जाने की तो जरूरत नहीं ना। इस चैप्टर से रिलेटेड जो ओवरव्यू हमें देखने की जरूरत है, हम उसको यहां पर क्या करेंगे, देख के कर लेंगे काम, ठीक है। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम कहता है, इट इज अ सिस्टम, क्या हुआ, अभी एक चल रहा है, 10 मिनट में सब नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन ना लो बेटा, हमें भी तो गर्मी ही लग रही, देखो। इट इज ए सिस्टम which provides means to work and earn a living। बेटा आपको याद है पहले चैप्टर में मीन्स का मतलब क्या बताया था, रिसोर्सेज, या इसी को हम लोग स्केर्सिटी कह सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा क्या होगा बेटा, स्केर्सिटी होगा। और अगर स्केर्सिटी है तो इसी को वहां पर नाम नहीं दिया था हमने,
सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ, क्योंकि हमने बोला था ना ये सिर्फ आपकी दिक्कत या सिर्फ हमारी दिक्कत नहीं है, ये हम सबों की दिक्कत है, हम सब के पास ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ये इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो पहले तो एक लाइन स्कैरसिटी के लिए भी लिख लेते हैं क्या, तो यहीं पे हेडिंग देके लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो, क्योंकि ये सब पहले की चीजें हैं, कोई इसमें नई चीजें हम बताएंगे नहीं। तो लिखिएगा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कौन बोला लिमिटेड रे अनलिमिटेड, स्लिप ऑफ टंग ना, बट वही हम सोचे कि यहां ह्यूमन वांट्स को लिमिट कर रहा है ओहो, रिमसा दीदी बोली रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स, यही लिखवाया था ना, किसने बताया था ये, लॉयनल रॉबिन्स ने। मेथड नंबर 3 याद है ना, लॉयनल रॉबिन्स, स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़े थे ना ये वाला। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स। अब यहां पर क्या हो गया हमारे पास, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। बेटा देखो पहले चैप्टर में भले ही हम 4 पढ़े हैं, लेकिन नॉर्मली कितने होते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, कितने, तो वो तीनों नाम लिख लें, क्या क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। बस रिमसा दीदी हमें पता चल गया आप हैं सामने बैठी हुई, होम टू प्रोड्यूस। तो ये तीनों हमारी क्या हो गए बेटा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट का क्या काम होगा बेटा, इसी को ना सॉल्व करना, क्योंकि भैया हमें ये टेंशन है, हमको सॉल्व करके दो, बात खत्म है। तो इसी के लिए क्या हुआ था बेटा, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ था या नहीं हुआ था, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ, ये काम कौन करेगा, 3 अलग अलग इकोनॉमी था ना, तो हम लोगों ने कैपिटलिस्ट में पढ़ा था और गवर्नमेंट में लिखाया था ना कि भाई भाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सॉल्यूशन मिलेगा, तो खाली हर चीज में गवर्नमेंट, मतलब ऊपर में नाम लिख दिया रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो सब चीजें गवर्नमेंट, तो इसका सॉल्यूशन कहां मिलेगा, 3 अलग अलग टर्म्स में देखेंगे, कहां कहां देखेंगे बेटा, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड आएगा, ये नहीं आएगा। क्या ये तीनों पढ़ाने की जरूरत है, नहीं ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बात, क्या एक बार फिर से, ऐसा कुछ नहीं। कैपिटलिस्ट का मतलब जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला काम होगा, सोशलिस्ट जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से होगा, वेलफेयर का काम होगा, आप मिक्स्ड में दोनों, ठीक है ना, इतना ही बस याद रखना है। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, देख रहे थे, तो इससे रिलेटेड सबसे पहली बात बताई गई थी बेटा एडम स्मिथ भाई साहब के द्वारा। क्या बताया था एडम स्मिथ ने, पैसा पैसा, याद आया अपना सपना। तो एडम स्मिथ साहब ने सपोर्ट किया था किसको, फ्री मार्केट को। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, या इसी को कह सकते हैं बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना, प्राइस मैकेनिज्म की बात करते हैं ना,
और एडम स्मिथ भी तो वही वेल्थ की ही बात कर रहा था। तो एडम स्मिथ के द्वारा सपोर्ट किया गया कौन से इकोनॉमी को बेटा? फ्री मार्केट इकोनॉमी। लेकिन एक वो बताओ, क्या सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट के बेसिस पे चल सकते? क्या गवर्नमेंट का रोल वहां पर नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कहता है बट रोल ऑफ गवर्नमेंट शुड बी। अब देखिएगा इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या क्या होना चाहिए होगा, क्या क्या होगा। कहता है अगर नेशनल डिफेंस से रिलेटेड कोई भी बात है, भाई राष्ट्र की सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? गवर्नमेंट के पास होगा ना। कितना भी कुछ भी हो जाए, क्या ये प्राइवेट हैंड में दे सकता है क्या? नहीं भाई। आज अगर अंबानी अडानी के हाथों में डिफेंस सेक्टर को दे दिया जाए तो वो क्या बोलेगा? अरे ऐसा करना, अभी मेरा जो है ना जहाज आने वाला है, चलो जरा यहां से खाली कर देना, तो पहले मेरा ड्रग्स वगैरह उतर जाए, उसके बाद तुम लोग काम करना। होगा ही नहीं होगा? क्या डिफेंस को दे सकता है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में? नहीं। तो डिफेंस से रिलेटेड जो भी काम होगा वो कौन करेगा बेटा? गवर्नमेंट करेगा ही नहीं करेगा? डिफेंस से रिलेटेड जो भी काम होगा वो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। फिर कहता है जस्टिस सिस्टम। भाई अगर प्राइवेट हैंड में दे देगा तो बोलेगा सुन, अगर मेरे खिलाफ कोई भी केस करे ना तो सीधा पहले ही वो हियरिंग में कैंसिल कर देना, बोलना कोई केस नहीं बनेगा इसके ऊपर। अब भाई ये तो दिक्कत नहीं हो जाएगी? तो जस्टिस सिस्टम किसके हैंड में, किसका रोल होगा? तो पॉलिसी मेकिंग इसीलिए कौन कर बनाता है बेटा? देखते हो ना बहुत सारी अमेंडमेंट वगैरह जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होती है, तो वो किसके अंतर्गत होता है? गवर्नमेंट ना करता है भाई। देखते हो कि भाई लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पारित होने के बाद ही ना लॉ बन पाता है। ठीक है, तो जस्टिस सिस्टम की बात करेंगे। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक वर्क, लोगों के लिए वेलफेयर का काम कौन देखेगा बेटा? जो हम कहते हैं ना सरकारी संस्था जो होते हैं, अब जैसे इंडियन पोस्ट है, इंडियन रेलवेज है, इन सब का काम कौन देखेगा बेटा? गवर्नमेंट देखेगा ना। तो बोला देखो सभी जगह हो सकता है कैपिटलिस्ट हो जाए, मंजूर है। बस ये तीन ऐसी चीजें हैं जहां पर बिना गवर्नमेंट के रोल के तो बन ही नहीं सकती बात। क्योंकि अगर इन जगह पर प्राइवेट का अधिकार हो गया तो फिर नुकसान होगा या नहीं होगा? भाई आज अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का मालिक बना दिया जाए अंबानी को, तो इतने सारे केस आ रहा है, कोई भी उनके अगेंस्ट में जाएगा? नहीं ना जाएगा। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स में रखा जाए? नहीं ना बेटा। तो वो भी चीजें देखने की जरूरत होगी या नहीं? तो एडम स्मिथ ने सपोर्ट जरूर किया था कि मेन मोटिव क्या रहेगा हमारा? कैपिटलिस्ट का रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर अभी भी किसका हस्तक्षेप होगा बेटा? गवर्नमेंट का होगा। ओके, अब हम कुछ बातें जरा पढ़ लेते हैं। याद करो हमने केंजियन थ्योरी नाम से एक प्रजाति पढ़ी थी अभी, याद है कुछ पिछला यूनिट? ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1920 कौन बोला था? ईमानदारी से बोलना। 30 बोला था। चलो अच्छा एक बार बता बेटा, केंजियन ने अपना थ्योरी कब दिया था? अरे कोई नहीं बोलना, यूपीएससी बोलेगा। केंजियन ने कब दिया था अपना कंसेप्ट? 1936 में दिया था या नहीं दिया था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इतना जल्दी भुला जाते हो बुआ? मतलब यूनिट 2 कंप्लीट करने के बाद मैंने 5 क्वेश्चन बना के फिर होमवर्क दिया था भाई। बेटा पड़ोसियों पे से ना ध्यान हटा ले। छिछोरे चलो देखो इधर तो लिखिएगा
1930 द ग्रेट डिप्रेशन। भाई पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीजें। कहता है आफ्टर दिस गवर्नमेंट्स रोल इन इकोनॉमी गेन्ड इंपॉर्टेंस, कि भाई ये जब घटना घटित हुई इसके बाद गवर्नमेंट का रोल क्या हो गया बेटा, महत्वपूर्ण हो गया या नहीं हो गया? गवर्नमेंट का रोल क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि भैया अब जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का अब जिम्मेदार किसके ऊपर होगा बेटा, गवर्नमेंट का ना। आपको याद करो जब वहां बताया था तो उसमें क्या बोला था कि उस टाइम के जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था कि गवर्नमेंट जी जल्दी से जल्दी आप थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करें, कम करें। हाँ इसका क्या रीजन है वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप कम कीजिए, कुछ ना कुछ क्या होगा, इससे फायदा होगा ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर जो है उसके रोल को बढ़ाने की बात हुई या नहीं हुई, गवर्नमेंट के क्या करिए उसकी जो वैल्यू थी उसका इंपॉर्टेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो वही इसमें कहा गया कि जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन की बात आई तो वहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा हमारा महत्वपूर्ण हो गया। तो अब महत्वपूर्ण अगर गवर्नमेंट का हो गया तो जरूर कुछ ना कुछ वो एक्शन लेगा। तो कहता है गवर्नमेंट परफॉर्म इकोनॉमिक फंक्शंस। अब यहीं पर गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, इकोनॉमिक फंक्शंस की बात हुई जिसको हम लोग कहते हैं बेटा फिस्कल फंक्शंस। अब ये जो मॉनेटरी रूप में बदलाव हम लोग कर रहे हैं इसी को क्या नाम देंगे, फिस्कल फंक्शंस या पब्लिक फाइनेंस फंक्शन। इसी को क्या नाम दे देगा जाएगा कि अगर जब आपको यह पूछेगा कोई भी कि बताओ जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद जो गवर्नमेंट की वैल्यूएशन हुई, जो गवर्नमेंट का जो इंपॉर्टेंस बढ़ा, तो गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस करा, जो भी एक्शन लिया उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो क्या कहा जाएगा बेटा उसको, फिस्कल फंक्शन या पब्लिक फाइनेंस फंक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको हम लोग, फिस्कल फंक्शंस या पब्लिक फाइनेंस फंक्शंस के नाम से जानते हैं, पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। तो इसलिए इस टॉपिक का पूरा नाम ही क्या है, पब्लिक फाइनेंस। तो ये जो हमने यहां पर लिखा है ये तो हम यूनिट 1 के अंतर्गत देख रहे हैं। चैप्टर 7 का अगर नाम दिया जाए तो क्या है बेटा, पब्लिक फाइनेंस। तो इसीलिए इस टॉपिक का ये नाम पड़ा है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया है, इसलिए वहां पर मैंने नहीं लिखा था ये चीज, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के ऊपर ये दारोमदार आई है, जो गवर्नमेंट के ऊपर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या नाम देंगे, फिस्कल फंक्शंस या पब्लिक फाइनेंस फंक्शन। तो इसमें ना सिर्फ फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, फिस्कल पॉलिसी वगैरह के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, वो तो हम लोग जाके लास्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक ही हमारे पास फिस्कल पॉलिसी, ओके। तो अब यहां पर जो हमारे पास सबसे पहले इकोनॉमिस्ट आए थे उसका नाम था बेटा यहां पर रिचर्ड मसग्रेव। जो इकोनॉमिस्ट आए थे उसका क्या नाम, रिचर्ड मसग्रेव। अब इन्होंने यहां से इसको एक्सप्लेन किया था, कब, 1959 में रिचर्ड मसग्रेव ने। क्योंकि भाई देखो 1930 में तो हुआ था, तो उस टाइम के इकोनॉमिस्ट ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर दे दी, गवर्नमेंट के ऊपर। और फिर धीरे धीरे 1936 में केन्जियन ने इससे रिलेटेड कंसेप्ट दिया, और बाद में ये जो फिस्कल फंक्शंस है, ये फिस्कल पॉलिसी है या पब्लिक फाइनेंस के बारे में इसको डिटेल्स में जो एक्सप्लेन किया वो कौन थे बेटा, हमारे रिचर्ड मसग्रेव थे। इन्होंने
who wrote a book in 1959 theory of पब्लिक फाइनेंस ना, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो 1900, अब कभी भी आपसे पूछ देगा कि बताओ पब्लिक फाइनेंस के कंसेप्ट को रिचर्ड मस्ग्रेव ने कब दिया था, या थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस किसने दिया था, रिचर्ड मस्ग्रेव ने। तो रिचर्ड मस्ग्रेव भाई साहब ने 1959 में जो कंसेप्ट दिया था उसका क्या नाम था, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब इसके अंतर्गत क्या बातें थी, तो कहता है इंट्रोड्यूस्ड 3 branch taxonomy of the role of government in market economy। भाई सबसे पहले इफिशियंसी को देखना, फिर सबों के अंतर्गत सब बराबर की भावनाएं लाना, और लास्ट में प्राइस स्टेबिलिटी की बात। इसका मतलब इफिशियंसी, फेयरनेस और स्टेबिलिटी की बात यहां पर करता है। इसके अंतर्गत किन चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा, 3 चीजों के ऊपर इसके अंतर्गत हम लोग फोकस करेंगे। कितने ब्रांच है बेटा, 3 ब्रांच, 3 हिस्सों में इसके अंतर्गत देखेंगे। कौन कौन से 3 ब्रांच, फर्स्ट वन रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्षमता को बढ़ाना। कैसे हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, इसका मतलब इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में इसी को लिख लेना इफिशियंसी। हमने यही शब्द यूज किया था ना कि इफिशियंसी, फेयरनेस और स्टेबिलिटी। इफिशियंसी, फेयरनेस और स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज को कैसे इफिशियंट बनाया जाए उसके बारे में बात करना होगा। कैसे उसके इफिशिएंटली यूज की बात करेंगे उसको देखना होगा। तो पहला तो हमारा हो गया रिसोर्स एलोकेशन या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आप लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड यहां पर आएगा बेटा इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। भाई हमारे इकोनॉमी में अमीर गरीब सभी लोग हैं या नहीं है? क्या ऐसा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाए तो सिर्फ और सिर्फ एक तबके के लिए, लोगों के लिए बनाए? नहीं ना, सबों के लिए होता है ना। आप जैसे देखते हो कि भाई जो जितना ज्यादा इनकम अर्न करेगा उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो होता ही नहीं इस तरीके से। तो भाई सभी के अनुसार जो जिस हिस्से में कमा रहा है, बहुत सारे लोगों को क्या बोला कि 5 लाख तक कमाओ, एंजॉय करो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसी बातें होती है नहीं होती? तो कहीं ना कहीं हमें इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी होगी या नहीं होगी? इसका मतलब हम फेयरनेस की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो फेयरनेस की बात होगी। और तीसरा आ गया बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबलाइजेशन। इसी को कहते हैं बेटा प्राइस स्टेबिलिटी। मैं अभी ग्रुप में एक पीडीएफ भी भेजूंगा जिसके माध्यम से मैं जब जीएसटी के ऊपर आऊंगा ना, जब जीएसटी वाले कंसेप्ट आएंगे तो वहां पे बताएंगे कि हर इकोनॉमी का अलग अलग जीएसटी का कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा। हर स्टेट को अलग अलग, गवर्नमेंट सबको बराबर शेयर तो नहीं देती है, किसी को ज्यादा किसी को कम देती है। जैसे 2024-25 के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज्यादा जीएसटी दिया गया है उत्तर प्रदेश को, जितना टोटल कलेक्शन है उसका लगभग 17.5%। उसके बाद लगभग 10.5% दिया गया है बिहार को, बाकी सब वही 2, 4, 5, 6% वाले लोग हैं। इन 2 स्टेट्स को सबसे ज्यादा दिया गया है। तो भाई कहीं ना कहीं क्यों दिया गया?
भाई इन जगहों पे अभी जो है, जो एवरेज है वो बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए, ताकि वहां के लोगों को बेनिफिट उसका मिल सके, तो ये सारी चीजें हमारी होंगी या नहीं होंगी। तो ये 3 तरीके का एक्शन लेगा, और यही 3 चीज हमें इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, इसी 3 को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो अगले 2 घंटे तक हम सिर्फ और सिर्फ इसी 3 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आधा घंटा का कंसेप्ट है बस। मैंने बोला था ये टॉपिक, तो टॉपिक तो अब स्टार्ट हो ना, अभी तक तो बिल्डिंग बन रही थी। अच्छा चलो पहले के पढ़ो ना, देखते हैं फिर बाद की बातें करेंगे। 5-7 मिनट तो हुआ है अभी पढ़ाते हुए। बेटे पिछली क्लास में 700 रुपए का जुर्माना लगाया था समोसे खाने में, तो उसका कुछ तो भुगतान लूंगा ना भाई, तो ये तुम्हारी गलती है। अच्छा पिछली क्लास में कौन कौन इसमें से एब्सेंट था? सब बेटा क्लास के बाद मिलना, गुर्दे लाल करूंगा। अब बताओ कौन कौन एब्सेंट था? चलो हाँ बेटा उसी दिन वाला रखा हुआ है। देखेंगे बेटा, बाद में देख लेंगे, अगर होगा तो दे दूंगा नोट्स। चलो देखो इधर, तो कितने तरीके की बातें यहां पे करनी है हमें? किसने बताया था इसके बारे में? रिचर्ड मसग्रेव ने। कब? 1959 में, जब उन्होंने अपना बुक लिखा था, कौन सा? थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। उसमें इन्होंने ये बातें इंडिकेट करी थी। किसके किसके बारे में? रिसोर्स एलोकेशन के बारे में, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में। ओके, तो चलिए अब इसी को कर लिया जाए। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? रिसोर्स एलोकेशन। इसको हम लोग कहते हैं एलोकेशन फंक्शन, क्योंकि टॉपिक का नाम है फंक्शन। तो चलिए पहला हेडिंग दीजिए सारे बच्चे, द एलोकेशन। लिखना सबसे ज्यादा पड़ेगा यूनिट 2 में, उसमें लगभग 25-26 पेज तक लिखवा दूंगा मैं। उसमें है भी 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है। द एलोकेशन फंक्शंस कहता है, बेटा बातचीत नहीं, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कि पहला हम क्या देखेंगे कि भाई बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हो गया बताओ? कि भाई हम कम से कम में कैसे बेहतर सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएं, उसकी बात करना। दूसरा, कम से कम हमारा रिसोर्सेज का वेस्ट हो, तो मिनिमम वेस्टेज। कम से कम खराब होना चाहिए, ना के बराबर खराब हो। मिनिमम इनएफिशिएंसी। क्षमताएं क्या हो बेटा? मतलब और क्षमताएं क्या हो? कम से कम हो। बेटा इससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये चैप्टर भी 10 नंबर का है, जिसमें टोटल 4 यूनिट हैं। पहले यूनिट से 1 से 2 नंबर, दूसरे यूनिट से 3 से 4 नंबर, तीसरे यूनिट से भी 1 से 2 नंबर, और चौथे यूनिट से 2 से 3 नंबर। बस इतना ही है, बाकी सब मोह माया है। अब इसीलिए तो गड़बड़ है कि इसमें इतने ज्यादा कंसेप्ट दे रखे हैं, अब मार्क्स दिया ही नहीं है। इससे अच्छा तो जो वॉल्यूम 1 है ना, वो हटा के इसी को 100 नंबर का कर दे। अगर इस पूरे से टॉपिक को सही से, जैसे सब्जेक्टिव वाला पेपर होता है ना, अगर सही से पढ़ाया जाए तो मिनिमम 50 क्लास लगेंगे इसको पूरा अच्छे से करवाने में।
मिनिमम 50 क्लास, वो भी 2 घंटे का दूंगा तो क्या हुआ? नहीं तो मैं 100% कहां करवा रहा हूं, आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ना करवा रहा हूं, कंसेप्ट पूरा कवर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना करवा रहा हूं कि उसके बेसिस पे तुम 20 लाइन लिख दो उसके बारे में, वो थोड़ी ना करवा रहा हूं मैं। बोलोगे वो करवाने तो मैं वो भी करवा के दिखा दूं। एक यूनिट का करते हैं ना, उसके बाद अपने भरम टूट जाएगा, नहीं होगी, उसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो एलोकेशन फंक्शंस में क्या कर रहे बेटा कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का हम लोग क्या करेंगे बेटा, कम यूज में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जो हमारी वेस्टेज होगी वो कम से कम होनी चाहिए, और इनएफिशिएंसी जितना कम से कम होगा उतना बेहतर होगा, ये नहीं होगा। मतलब हमारा एक ही मोटिव है कि जो भी रिसोर्सेज है उसके हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन की तरफ बढ़ना है, यही है ना बेटा। इसका आसान शब्दों में अगर समरी देखा जाए तो क्या है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका कैसे हम लोग बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसके बारे में बात करना, उसके बारे में जानना, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, एलोकेशन फंक्शन। अब अगर एलोकेशन की बात करें तो दोनों तरफ से हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर के अनुसार भी और पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के अनुसार भी। तो अगर प्राइवेट सेक्टर हो, अगर क्या हो हमारे पास, प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर को ही हम लोग कहते हैं बेटा मार्केट इकोनॉमी। अगर प्राइवेट सेक्टर हो तो प्राइवेट क्या कहेगा, तो इसमें सबसे जो बड़ा योगदान होगा वो होगा बेटा डिमांड एंड सप्लाई का। तो इसमें किसको देखा जाएगा, रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइवेट सेक्टर में किसका रोल होगा बेटा, डिमांड एंड, हम कोई भी काम करेंगे कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए करेंगे ना। अगर हम कोई भी काम करेंगे तो किसके बेसिस पे करेंगे, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए। तो कंज्यूमर सोवर्सनिटी, इसमें लिख लीजिएगा ब्रैकेट में बेटा एज पर कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अपने समझने के लिए एज पर कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को ध्यान में रख करके हम लोग काम करेंगे। पब्लिक गुड्स, इसको मिनिमाइज करेंगे या नहीं करेंगे बेटा, कम से कम हमारा पब्लिक गुड्स होना चाहिए। भाई जब प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो क्या वहां पर पब्लिक गुड्स बनाएगा क्या, भाई पार्क भी बनाएगा तो एंट्री फीस लगाएगा या नहीं लगाएगा। और इस सब के बारे में ना ये जो पब्लिक गुड्स है, प्राइवेट गुड्स है, मेरिट गुड्स है, डिमेरिट गुड्स है, ये यूनिट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा उसी के बेसिस पर वहां पर पूरा एक्सटर्नलिटीज के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरिट गुड्स लेस होगा या नहीं होगा, भाई एक वो बताओ, अगर प्राइवेट सेक्टर के अनुसार सोचो तो क्या करेगा वो, कभी भी ऐसा चीज बनाएगा कि लोगों का नशा छूट जाए, वो क्या बनेगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सुट्टा बनाएगा ताकि कुछ सुट्टेबाज जाएं और टेस्ट एंड प्रेफरेंस लें, है कि नहीं, ब्रेक में भी जाएं, बीच क्लास में भी निकल के जाएं, हर फिक्र को धुएं में उड़ाएं। तो इसको डिमेरिट गुड्स ही ना बोलेंगे बेटा। तो डिमेरिट गुड्स को बढ़ाएगा, मेरिट गुड्स को क्या करेगा, भाई मदिरा का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले फिर भी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट, तो उनको बाकी चीजों से मतलब है क्या, नहीं ना। तो पहला क्या देखा जाएगा, रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई,
और मेरिट गुड्स क्या होगा बेटा? कम से। जी तुषांक बाबू बोलो जुबा केसरी। बेटा पब्लिक गुड्स अभी नहीं बता रहा हूं मैं, बताऊंगा यूनिट 2 के अंतर्गत, वहां पे पूरा डिटेल्स में पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हमारी किसकी कहानी थी बेटा? प्राइवेट सेक्टर ना। अगर हम सोशलिस्ट की बात करें, क्योंकि ये तो हमारा मार्केट इकोनॉमी था, तो अगर हम स्टेट की बात करें या सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, तो अब इसमें क्या क्या बातें? 100% डिसीजन किसके द्वारा? सारा डिसाइड कौन करेगा बेटा? अच्छा एक वो बताओ, यहां पर अगर पब्लिक गुड्स कम था तो यहां पर पब्लिक गुड्स क्या होगा बेटा? पब्लिक गुड्स का बढ़ावा होगा या नहीं होगा? मतलब कह सकते पब्लिक गुड्स हाई, मेरिट गुड्स क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा या नहीं होगा? क्योंकि गवर्नमेंट का तो मेन काम यही सब है ना, वेलफेयर वगैरह को देखने का काम है, तो गवर्नमेंट तो उसी के बेसिस पे काम करेगा ना। सब परेशान आत्मा सब बैठल है यहां पर, कितना अच्छा तो है बेटा। तो ठीक है, एक शर्त पर, बंद नहीं करूंगा फिर, शोर नहीं। पीछे वाला चलवा देता। आज ये वाला ठीक। ओह अब मैंने बोला ना तो चुप रहो ना। हाँ बेटा, मेरिट गुड्स मतलब जो फायदेमंद हो। सुनो, तो दो सेक्टर की बात कर लिया हमने, प्राइवेट सेक्टर भी और मतलब जो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसकी भी बात कर ली हमने, और सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई का अहम योगदान होगा, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम होगा, वहां पर पब्लिक गुड्स का कम से कम उत्पादन होगा, मेरिट गुड्स का उत्पादन भी वहां पर क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा? गवर्नमेंट सारा चीज डिसाइड करेगा। तो गवर्नमेंट क्या होगा? पब्लिक वेलफेयर पे ज्यादा से ज्यादा काम करता है या नहीं करता है? तो भाई पब्लिक गुड्स का ज्यादा से ज्यादा निर्माण होगा, और जो समाज के लिए बेनिफिशियल गुड्स हो उसका ज्यादा से ज्यादा निर्माण करेगा या नहीं करेगा? तो मेरिट गुड्स का भी निर्माण ज्यादा से ज्यादा करेगा, किसके अंतर्गत? सोशलिस्ट में। क्या हो बेटा? वो जब प्रॉफिट मोटिव को देखेगा तो वो कम नहीं करेगा। एक वो बता, दारू वो 1 लीटर बेचेगा 1000 रुपए का, और दूध 1 लीटर बेचेगा 60 रुपए का, प्रॉफिट किसमें ज्यादा होगा? तो तुम्हारा मोटिव क्या हो गया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ना। तुम लोगों के भला के लिए नहीं सोचोगे, किसके लिए सोचोगे? पैसा के लिए। ठीक है, चलिए। भाई कहता है ना कि भाई हम उत्पादन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में लोग कंजम्पशन कर रहे हैं। आज लोग कंजम्पशन छोड़ दे, हम उत्पादन बंद कर देंगे, होता ये नहीं होता। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे अभी एक बंगाल के कचौड़ी वाले भैया थे, उनका खूब ज्यादा रील्स वायरल हुआ था कि वो अपने कस्टमर के साथ ना बड़ी बदतमीजी से बात करता था। गंदगी इतना ही, चूहे एकदम उसी आलू को खा रहे हो, उसी आलू से कचौड़ी भी बना रहे हैं।
अब हुआ क्या, एक यूट्यूबर जो है वीडियो बनाते हुए उसके पास पहुंचा, तो वो लाइन से थोड़ा सा साइड हो गया, उसके साथ बड़ी बदतमीजी से बात कर दिया उसने वही वीडियो और अच्छे से बना के डाल दिया, बोला कि बहुत घटिया आदमी है ये हो। अब ऐसा हो गया कि दिन भर बैठा रहता है, मक्खी मारता रहता है, कोई कस्टमर ही नहीं जा रहा है। तो भाई अगर लोग कंजम्पशन करेंगे तो उसका सब चलता था, ये नहीं चाह, लेकिन अगर लोग कंजम्पशन छोड़ दे तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन रुकेगा ना। तो वो अपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रहा था ना भाई, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो हमारे पास बात होती है, कहता है एफिशिएंसी एलोकेशन, बेटा बात ना करो, टेक्स प्लेस इन परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट। बेटा परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई भी चीज होती है क्या? हमने बताया था ना कि भाई मार्केट होता है, बट ऐसा कल्पना मात्र है, एक्चुअल में इस तरीके का कोई मार्केट नहीं होता। तो लिखिएगा बट इन रियलिटी markets are never perfectly competitive। कभी भी मार्केट हमारा परफेक्टली कंपिटिटिव नहीं हो सकता। भाई हम लोग वहां पर यूनिफॉर्म प्राइस की बात करते थे, बस ये कल्पना मात्र है कि ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। अब कुछ रीजंस देख लेते हैं जिसके कारण यह पता चलेगा कि इनएफिशिएंट एलोकेशन हो रहा है। तो सम रीजंस फॉर इनएफिशिएंट एलोकेशन। भाई ऊपर में हम लोगों ने देखा कि हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमारी क्या होंगी बेटा, इनएफिशिएंट यूज की बात होगी या नहीं होगी? सारी बातें होंगी या नहीं होंगी? तो चलिए जरा उसको भी यहां पर हम लोग क्या करें, देख लें। कहता है बेटा इम्परफेक्ट कंपटीशन। बेटा हमने क्या लिखा था, अगर परफेक्ट कंपटीशन हो तो हम 100% इफिशिएंट एलोकेशन की बात करेंगे, लेकिन परफेक्ट होता ही ना है, तो रहा क्या, इम्परफेक्ट। और जब इम्परफेक्ट है तो कहीं ना कहीं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज 100% नहीं हो पाएगा। तो इफिशिएंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इनइफिशिएंट यूज हुआ, ये नहीं हुआ, क्या हो गया बेटा हमारा, इनइफिशिएंट। तो सबसे पहला तो हो गया इम्परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा हमने क्या लिखा बेटा कि पब्लिक गुड्स कम से कम होंगे यहां पर, तो यह भी नुकसानदायक होगा नहीं। भाई हर किसी का यह है कि भाई लोग स्वास्थ्य लाभ लें, भाई अच्छे अच्छे पार्क हो, घूमने फिरने लोग। आप देखो ना जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज होती है उसका अपना पार्क होता है, ये नहीं होता, लेकिन हम जनों के लिए पार्क में जाओ तो वहां पे गांजा फूंक रहा होगा बच्चा सब, सुलेशन सूंघ रहा होगा बैठ के, है कि नहीं? पार्क जाने से अंधेरा में डर लगेगा, पता नहीं कौन सा गजेरी किधर से धर लेगा छीनने के लिए, नहीं होता है। तो भाई पब्लिक गुड्स की कमी होती है या नहीं होती है? तो लिखेंगे लैक ऑफ बेटा एक वो बताओ, इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेट्रो से सफर करते हो? अच्छा गर्ल्स कितनी है जो मेट्रो से सफर करती है? बेटा बस में तो फ्री में है तुम्हारा टिकट, फिर भी करते हो ना, सिक्योरिटी के पर्पज से, सर्विस अच्छा है, इसी सब कारण से ना। अगर यही सारी सुविधाएं बस में हो जाए तो फिर मेट्रो से आओगे, कुछ हो तो पैसा बचेगा ना भाई, सेविंग इंक्रीज होगा या नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं पब्लिक गुड्स का अभाव है, क्योंकि भैया देखो जो पीक टाइम होता है ना, उस टाइम में कुछ हो ना हो पॉकेट साफ जरूर होता है बस वगैरह में, है कि नहीं?
और आप देखते रहेंगे, बोल भी नहीं सकते, नहीं तो आप ही को चाकू मार के चल देगा। ब्लेड ब्लेड होता है ना उन लोगों का, मार के निकल लेगा, क्या कर लोगे? तो भाई कहीं ना कहीं पब्लिक गुड्स की क्या होती है? कौन बोला था इधर से? एलटी, वही तो कह रहा हूं बेटा, तो हमारा तो पार्ट टाइम जॉब ही वही है ना। हाँ चलो जी बेटा, तो वो मॉर्निंग टाइम में नहीं होता ना, मॉर्निंग टाइम में तो क्लास होती है ना हमारी बेटा। हाँ तो शाम में ना फिर नहीं ज्यादा मिल पाता है, अब उसका टाइम ड्यूरेशन बदलना चाहता हूं मैं। चलो जी देखो, सुन लो। तो पहला हो गया हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन, कि भाई यहां पर जो है कहीं भी 100% परफेक्ट नहीं होता, तो इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज तो होगा ही होगा। दूसरा क्या हो गया बेटा? लैक ऑफ। फिर उसके बाद है बेटा इनकम्प्लीट मार्केट। इनकम्प्लीट मार्केट का मतलब वही लैक ऑफ मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स की कमी थी या नहीं थी? तो भाई ऊपर में हमने लिखा लैक ऑफ पब्लिक गुड्स, तो लैक ऑफ मेरिट गुड्स नहीं हो जाएगा? लैक ऑफ मेरिट गुड्स। और मैंने बताया इन सबों के बारे में यूनिट 2 में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, मेरिट क्या होता है, डिमेरिट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेटा कभी ना 9 बजे के बाद और 11 बजे तक आईटीओ पे एक बार जाके देखना क्या हालत होती है। एकदम जाम रहेगा, है कि नहीं? पै 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 कान में आवाज बजता रहेगा, उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन। या आप ऐसे ही देखते होंगे कि दिल्ली में पॉल्यूशन से हालत खराब ऐसे ही रहता है। कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर हद से ज्यादा लोड पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है बेटा? तो क्या उसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? ठीक है, तो ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यही हुआ कि जितना हमारा पर्यावरण झेलने के लायक बना हुआ है, उससे ज्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? वही देखो, जब लॉकडाउन हुआ था तो सब कुछ कितना पवित्र हो गया था, एकदम आसमान नीला नीला दिख रहा था। अब कल तो दिख ही नहीं रहा होता है। पॉल्यूशन से दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन जब लॉकडाउन का समय था तो कितना अच्छा मौसम सब हो गया था। तो वो सब किसके कारण हो रहा है बेटा? ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज के कारण। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में इन्वायरमेंट लिख लेना, ताकि समझ में आ जाए कि ओवर यूज हमने क्यों यूज किया है। नेक्स्ट, एक्सटर्नलिटीज, बाहरी प्रतिक्रिया। ये पॉल्यूशन वगैरह किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? एक्सटर्नलिटीज के अंतर्गत। और वहां पर हमने बोला है यूनिट 2 के अंतर्गत हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नलिटीज के बारे में। फैक्टर इमोबिलिटी, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है बेटा? जो भी रिसोर्सेज है उसका इनइफिशिएंट एलोकेशन हो पाता है। क्या है बेटा? बेटा एक वो बताना, लोग गाड़ी चला रहे हैं, भुगतना हमें भी नहीं पड़ रहा है, हम तो गाड़ी ना चला रहे भैया, लेकिन नुकसान हमें हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो ये सभी हमारा क्या होगा? कहीं ना कहीं दिक्कतें प्रदान करेगा या नहीं करेगा? तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? इनइफिशिएंट एलोकेशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? इनइफिशिएंट एलोकेशन के अंतर्गत आएगा। उसकी बात यहां पर हम लोग करेंगे, लेकिन यहां तक तो मजा आएगा नहीं, मोह माया वाली बात थी। चलिए लिखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड मसग्रेव, according to Richard Musgrave, government should intervene
in market to bring about improvement in सोशल वेलफेयर। रिचर्ड मस्ग्रेव ने कहा कि भाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं यहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि जो सोशल वेलफेयर वाली चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो पाए। किसके बेसिस पे बात होनी चाहिए बेटा, सोशल वेलफेयर के बारे में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ एंड कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डिमेरिट गुड्स आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। बेटा देखते हो ना, जो तंबाकू वगैरह का दुकान होता है उसके ऊपर क्या लिखा जाता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाता, या फिर बोला जाता है स्कूल वगैरह के 100 मीटर के अंतर जो है ये सारी दुकानें नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है नहीं करती, या फिर 21 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को मदिरा का सेवन नहीं करने दिया जाता है कि नहीं। तो जो भी हमारे सोशल वेलफेयर वाले गुड्स हैं उसका कंट्रोल किसके पास होना चाहिए बेटा, बताओ किसके पास, गवर्नमेंट को। इसमें किसको हस्तक्षेप करना चाहिए, तभी देखते हो ना कि ये जितने भी डिमेरिट गुड्स हैं इसका पॉलिसी का निर्माण कौन करता है बेटा, गवर्नमेंट करता है या नहीं करता है। हाँ ये सब कहने वाली बात है बेटा, गवर्नमेंट अपनी प्रॉफिट के लिए काम करता है, बट कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये सारी लागू होती है नहीं होती। क्या बेटा, क्यों मोदी ने क्या करा, घर घर दारू पहुंचाया, फिर तो उसमें दिल्ली भी नंबर 1 पे है। चलो बेटा लिखो, द रिसोर्स एलोकेशन, इस बेसिस पर पता है ना सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मस्त टिप्पणी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मैं बेल देता हूं तब तो मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने संविधान बचा दिया, मैंने बहुत अच्छा निर्णय दिया, लेकिन अगर मैं उसी आदमी के खिलाफ नेगेटिव दे दूं तो इसका मतलब मैं सरकार के लिए काम करता हूं। और इस पर ना बेटा बहुत जल्द एक कानून आने वाला है, देख लेना, विद इन अ ईयर एक कोई ना कोई इस पर कानून आएगा जरूर, बैंड बजेगी सबके। अभी देखो तो सही आगे आगे होता है क्या, वो मरने से पहले बहुत कुछ कर जाएगा। द रिसोर्स एलोकेशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट्स, बेटा लिखो, पॉलिसी फोकसेज ऑन द potential for the government to improve economic performance through its expenditure and tax policies. The resource allocation role of government policy focuses on the potential for the governments to improve economic performance through its expenditure and tax policies. कि भाई गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस दिशा में अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा करके उसको कंट्रोल करती है, या कहीं ना कहीं जो भी टैक्स पॉलिसी वगैरह होता है उसमें कोई ना कोई अमेंड करके सुधार करके कोई ना कोई काम कर रहा होता है। तो अब ये जो हमारे पास ये जो सुधार करने की बात हो रही है कि भाई या तो वो क्या करेगा,
भाई अपने एक्सपेंडिचर या टैक्स पॉलिसी के अंतर्गत जो भी बदलाव करेगा, जिस माध्यम से ये क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो कैसे करेगा? तो कहता है इट डिटरमाइंस, कैसे करेगा गवर्नमेंट, जरा वो देखिए, हु एंड व्हाट विल बी टैक्स। भाई किसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, कितना लगाया जाएगा, कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन सा नॉन टैक्सेबल होगा, ये सारा काम कौन देखता है बेटा? गवर्नमेंट देखता है या नहीं देखता? भाई क्या चीजें टैक्सेबल है, क्या चीजें टैक्सेबल नहीं है, किस पर टैक्स लगना चाहिए, किस पर नहीं लगना चाहिए, ये सारा काम कौन देखेगा बेटा? गवर्नमेंट देखेगा या नहीं देखेगा? ये सारा काम कौन करेगा? गवर्नमेंट देखेगा। कहता है हाउ मच एंड ऑन व्हाट गवर्नमेंट रेवेन्यू विल बी न्यू, देना बेटा वो, हाउ मच एंड ऑन व्हाट गवर्नमेंट रेवेन्यू विल बी रेवेन्यू। भाई एक बताओ, गवर्नमेंट के लिए क्या इनकम है, नहीं है, किसको वो रेवेन्यू माने, किस रेवेन्यू के ऊपर वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, ये सारा पॉलिसी मेकिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट ही ने करेगा। इसमें किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कुछ भी योगदान होना जरूरी नहीं है ना। कौन काम करेगा इसके लिए? गवर्नमेंट काम करेगा। एंड लास्ट वन इज ऑप्टिमम मिक्स ऑफ various social goods, that is public goods plus merit goods। सोशल गुड्स का मतलब क्या हो गया? पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स। कि भाई क्या हाईएस्ट लेवल होना चाहिए, कितना ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ये भी कौन डिटरमाइन करेगा बेटा? गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा या नहीं करेगा? क्या पब्लिक गुड्स होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना मेरिट गुड्स होना चाहिए, वो सारा काम कौन देखेगा बेटा? कौन डिसाइड करेगा उसको? गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और ये जो हमारा इफिशियंसी लोकेशन है, जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इसका सबसे लास्ट पॉइंट अब हमारा है a variety of allocation instrument are available by which government can influence resource allocation in the economy। A variety of allocation instruments, यहां एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स का हो गया मतलब नई नई पॉलिसी लगा करके। इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपने लॉ में शब्द सुना होगा। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? रूल्स, पॉलिसी। तो नई नई तरीके लगा करके, नई नई पॉलिसी बना करके, ओके कोई बात नहीं, तो नई नई पॉलिसी बना करके, नई नई इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से क्या करेगा बेटा? कैसे उसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा, कैसे उसको बढ़ावा दे, ये सारी चीजें देखनी होंगी। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कहता है गवर्नमेंट में डायरेक्टली प्रोड्यूस एन economic goods like electricity,
भाई हर घर में बिना बिजली के काम चलेगा क्या? विद्युत की आवश्यकता क्या है, हर जगह है ना। तो गवर्नमेंट को ही क्या करना चाहिए भाई, आज देखो कि प्राइवेट कंपनियां जो है बिजली का उत्पादन कर रही है, तभी तो इतनी महंगी हो रही है। अगर सरकारी कंपनियां करे, सरकार करे, तो सस्ता होगा या नहीं होगा? तो गवर्नमेंट को यह चाहिए कि वो डायरेक्ट ही इन सब चीजों का क्या करे, कि ऐसा कोई भी जो हमारे लिए वैल्यूएबल है उसका प्रोडक्शन क्या करे, वो बेटा खुद ही करे, दूसरे से ना करवा के क्या करे, खुद ही करे। या गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस एलोकेशन थ्रू लेजिस्लेशन एंड फोर्स। भाई या तो सख्त कानून बना दे, या तो क्या करे, सख्त कानून बना दे और उसको कड़ाई से लागू कर दे। जैसे आप देखो प्लास्टिक के ऊपर क्या है, जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक हैं, ये जो हम लोग पॉलीथीन वगैरह लेके आते हैं, ये सब क्या है, हमारा बैन है या नहीं है अभी? लेकिन देखो शुरुआत में बहुत इस पर छापा उपा भी पड़ा, सब कुछ हुआ, अब फिर थोड़ा सा चोरी चकारी के माध्यम से चला ले रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बैन करा था या नहीं करा था? तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, नहीं कर रही? यहां लेजिस्लेशन का मतलब हो गया बेटा प्रॉपर लॉ के माध्यम से। लेजिस्लेशन का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर एक कानून बना करके, लॉ निकाल करके उसके बेसिस पे काम करेगा। गवर्नमेंट्स रेगुलेशन या रेगुलेटरी एक्टिविटीज, लाइसेंस वगैरह लगा करके, लेजिस्लेशन एंड फोर्स लिखा है बेटा, FORC। अब ये गवर्नमेंट रेगुलेशन या रेगुलेटरी एक्टिविटीज के अंतर्गत लाइसेंसिंग वगैरह की बात कर सकते हैं। बिना लाइसेंस लिए हुए कोई भी काम नहीं कर सकता। नहीं तो बेटा अगर बिना लाइसेंस का काम किया जाता तो हर एक घर के बाद दारू का ठेका ही खुला हुआ होता, नहीं खोला होता कि भाई सबसे ज्यादा प्रॉफिट जिसमें होगा वही काम तो करेंगे हम लोग। हर जगह पर इलीगल चीजों की क्या होती, ज्यादा से ज्यादा बिक्री होती है या नहीं होती? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करेगी, लाइसेंस वगैरह के लिए काम करेगी, जिससे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बेटा, ये रेगुलेट हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो ये सारा काम किसके अंतर्गत है बेटा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ गया, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो 1/3 टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। हाँ 1/3 हो चुका बेटा कंप्लीट, 33.33%। कृपया शांति बरकरार रखें और चुपचाप बैठे रहें, ठीक है? मैंने ग्रुप में क्लियरली 2 से 2.5 घंटे लिख के भेजा था, बता क्या हुआ? हाँ तो मैंने कहा बोला कि सिर्फ मेरा ही करते रहना। मैं सबसे ज्यादा अगर किसी ने कम वर्क दिया होगा तो वो मैं नहीं दिया होगा आज तक, तब भी ऐसे बदनाम करता है। अब बेटा देखो मैं अच्छा टीचर नहीं हूं तो थोड़ा देर पढ़ लो ना, चलो कोई नहीं, एक कम से कम और पढ़ लो। एलोकेशन पढ़ लिया था ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते ताकि कल खत्म कर दे, और कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा पढ़ लो। चलो लिखो बेटा, ज्यादा नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ही है। पहला क्या था बेटा, द एलोकेशन रिसोर्सेज। दूसरा क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को क्या नाम दिया था बेटा हमने, फेयरनेस ना। फेयरनेस ऐसा नहीं कि गोरा बना दे, सबके लिए समान बातें, है कि नहीं?
बताओ बच्चे कैसे बदनाम बोले, सबसे कम नहीं सबसे ज्यादा होमवर्क मैंने दिया है। कब दिया है मैंने होमवर्क? एक नेशनल इनकम को छोड़ के, और इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था इलिस्ट्रेशन 18 में भी 5 यहीं पे करवा दिया था, 13। इसके अलावा मैंने कब होमवर्क ज्यादा दिया है? एमसीक्यू वो सब तो मोह माया वाली बात है। वो तो बेटा अभी जो दीपावली की छुट्टी होगी ना, तब देखना होमवर्क किसको कहते हैं। यस दीदी, अब शांत रहो। हाँ बोलो दीदी। हाँ तो मैंने दीपावली की छुट्टी में और क्या भेजने के लिए बोला है? बेटा छुट्टी हमारी होगी, आपकी छुट्टी तो खराब कर ही सकता हूं ना मैं। चलो देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बेटा वॉल्यूम 1 में तो मजाक के लिए दिया था हमने, वॉल्यूम 2 में भी एक छोटा सा मजाक कर लेंगे, ज्यादा नहीं बेटा, 1500-2000 क्वेश्चन मजाक करेंगे बस। चलो चलो इधर। तो अगर हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें तो लिखिएगा, ओह चलो लिखो जल्दी। जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बेटा बात ना करो ना, एंड वेल्थ इज एस्क्यूड। भाई वेरिएबल है या नहीं है? सबका अलग अलग है या नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि सबके पास बराबर संपत्ति है। क्या सबकी इनकम बराबर है? नहीं, यहां भी काम करने वाले अलग अलग लोगों की इनकम अलग अलग है, सबसे कम हमारी है कि नहीं? तो वो भी क्या है बेटा, एस्क्यूड है या नहीं है? बदलाव है। फिर कहता है दिस फंक्शन relates to the skewed array, skewed. This function relates to the basic questions of for whom to produce। किसके लिए हम बना रहे हैं? यही था ना बेटा, याद आया कोच? जिसकी औकात होगी हम उसके लिए बना रहे हैं, यही समझाया था ना, यही शब्द का प्रयोग किया था नहीं? तो भाई फंक्शन रिलेट्स टू द बेसिक क्वेश्चन, यही तो बनता है कि हम बना के ले रहे हैं भाई। तो अब उसमें अगर ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ अमीरों के लिए बना रहे हैं और सिर्फ पैसों वाले के लिए, फिर तो सारा सामान अमीर ही खरीद लेगा, तो गरीब को मिल पाएगा क्या? नहीं। तो फिर फेयरनेस की बात हुई क्या? नहीं हुई ना। तो सीधा क्या भाई, जो मेरे पास आएगा ये सामान का दाम है, जो चाहे वो खरीद के ले जा सकता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हमें उससे कोई रोक टोक नहीं। ओके, वेरिएबल बेटा खुशी वेरिएबल होता है, उसका मतलब चेंजेबल, चेंज होता रहता है, अलग अलग होता है। दिस फंक्शन also relates to the manner in which effective demand over the economic goods is divided among the various individual। This function also relates to the manner in which effective demand over the economic goods is divided among the various individuals। भाई सबों के बीच में इसका निपटारा होगा या नहीं होगा बेटा? है ना। फिर उसके बाद हमने आपको क्या बोला था, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टैक्स होगा ना। जो जितना इनकम करोगे उतना ज्यादा चार्ज लगेगा ही नहीं लगेगा, उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। तो लिखेंगे प्रोग्रेसिव
टैक्सेज एंड सब्सिडीज। भाई ऐसा तो नहीं है सबों को बोल दिया कि 2-2 करोड़ रुपए टैक्स दे दो, नहीं ना भाई, जो जितना इनकम कर रहा है, किसी का ज्यादा किसी का कम किसी का नील भी है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टैक्स का रेट भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, टैक्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो उसी को बोलता है प्रोग्रेसिव टैक्स, बढ़ता चले जाना। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या हो चला गया, बढ़ते चले, जैसे जैसे आपका इनकम जनरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ही हमारा क्या होगा बेटा, टैक्स भी इसका बढ़ता चला जाएगा। अब ये जो हमारी फेयरनेस की बात है, इसका भी कुछ ना कुछ अपना गोल होगा या नहीं होगा, कुछ ना कुछ एम होगा या नहीं होगा, कुछ ना कुछ अपना लक्ष्य होगा या नहीं होगा। भाई जैसे एलोकेशन में था कि कैसे हम इन सभी चीजों को बराबर बंटवारा कर सकें, मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके, ये चीजें थी हमारी कि भाई कम से कम बर्बाद हो, हम कैसे आपस में इसका निपटारा करें, कितनी ज्यादा हम पब्लिक गुड्स को बनाएं, कितने ज्यादा हम मेरिट गुड्स का प्रयोग करें, ये सारी चीजें थी ना। तो उसी तरीके से इसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा एम होगा या नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमारा इसका लक्ष्य होगा या नहीं होगा। तो क्या कहता है जरा उसको भी देखिएगा, कहता है दिस फंक्शन एम्स एट। अब जरा देखिएगा इस फंक्शन का लक्ष्य क्या है, इस फंक्शन का लक्ष्य क्या है। तो सबसे तो पहला इनकम का पुनर्बंटवारा, रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो लिखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दूसरा सोशल वेलफेयर, ज्यादा से ज्यादा क्या करना बेटा, सोशल वेलफेयर, तभी तो सबके लिए काम होगा। प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ, वहां पे पहले क्या था, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम था या नहीं था, अब यहां पे क्या हो भाई, सबकी लगभग क्या होनी चाहिए, समान इनकम होनी चाहिए। प्रोवाइड सिक्योरिटी in terms of fulfillment of basic needs। बेटा आप जो देख रहे हो कि आज जो है 2020 से लेके अभी 2027 तक की बात कही गई है कि 2027 तक सबों को वो 5 किलो अनाज वाला काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये जो 5 किलो अनाज वाला चल रहा है ताकि कुछ तो मदद हो सकेगा, कुछ तो बेसिक जरूरतें पूरी हो सकेंगी, तो इसके लिए भी होगा या नहीं होगा, तभी तो हम लोग फेयरनेस की बात करेंगे ना भाई। कि हमारा अगर मेन मोटिव होगा तो मेन मोटिव हमारा क्या देखना होगा कि भाई हम कहीं ना कहीं इस तरीके का काम करें कि कोई भी भूखा ना सोए। सबसे बड़ी बात तो पहले हमें इसमें इक्वलिटी देखना पड़ेगा। तो उसी के लिए मतलब लोगों की जो बेसिक नीड्स है, लोगों की जो बेसिक जरूरतें हैं, उसको पूरा करने का काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसको देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। तो वो भी काम हम यहां पर करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, अब जरा इसी इक्वलिटी की बात कर लेते हैं हम कि अगर इफिशियंसी और इक्वलिटी के बीच में बात करें तो कैसे होगा। क्योंकि सबसे पहले हम लोग इफिशियंसी को देख रहे थे, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि बेटा अमीरों से छीन के गरीबों में बांट देंगे, ऐसा करेंगे तो कोई भी अमीर इंडिया में रहना चाहेगा क्या, छोड़ के विदेश भाग जाएगा या नहीं भाग जाएगा, बोलेगा भाई यहां पे कमाएंगे भी तब भी मेरे पास रहना नहीं, तो चलो भैया। या ऐसा होगा कि अमीरों को बोल देगा तुम जितना कमाओगे 99% टैक्स, और गरीब को बोलेगा तुम्हें कोई टैक्स नहीं, हम उल्टा दे रहे हैं तुमको, लो। चलेगा क्या काम ऐसा। तो कहीं ना कहीं हमें इक्वलिटी रखने की जरूरत होगी या नहीं होगी, कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात करनी होगी। तो इफिशियंसी और इक्वलिटी के बीच में अगर बात बने तब क्या होगा, तो लिखिएगा बेटा हेडिंग एफिशिएंसी वर्सेज इक्विटी कह दो या इक्वलिटी कह दो, एक ही चीज है, ठीक है।
इफिशियंसी वर्सेज इक्विटी व इक्वलिटी। बेटा इक्विटी या इक्वलिटी का मतलब होता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उसको भी ऊपर बढ़ाने का काम करना, मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल। इसको आसान शब्दों में समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते कि अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल, की जो गरीब तबके के लोग हैं उसको हम ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ करने का काम हम लोग करने की कोशिश करेंगे, उन चीजों की बातें हम लोग यहां पर करेंगे। हो गया अर्जुन? नहीं नहीं, आज अभी जो है तुम लोग इतनी जल्दी थक जा रहे हो, परसों से कैसे झेलोगे हमें फिर? क्योंकि परसों से तो पहले 1:30 बजे से इको पढ़ाऊंगा। क्या? 1:30 बजे से लेके 3:15 बजे तक इकोनॉमिक्स और 3:20 से लेकर के 6 बजे तक मैथ्स। अरे 5:30 बजे तक। बेटा एक बताओ, जब हमारे पास दिन उतने ही हैं, टॉपिक 26 मार्क का है और 26 मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं पास करने के लिए, और ये 26 मार्क्स ऐसे है ना बेटा जो मिस नहीं होगा, और ये 25-26 नंबर लाने के लिए मुश्किल से 20 मिनट काफी है। कोई नहीं, तो जब संदीप सर छोड़ेंगे उसके 20 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, 25 आधा घंटा बाद स्टार्ट करेंगे। और कुछ? चल, जब लगातार मुझे लेना है तो मुझे टाइम का टेंशन नहीं है बेटा, उसकी चिंता ना करो। चलो देखो इधर, एफिशिएंसी वर्सेज इक्वलिटी। तो इक्वलिटी का मतलब हमने क्या बोला? अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल। तो लिखिएगा बेटा, greater equity can be achieved through high taxes on rich, but बेटा बात मत करो, this could act as disincentive to entrepreneurship and discourage people from making सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यही बात बताया था ना कि अगर अमीरों पे ज्यादा से ज्यादा हम चार्ज कर देंगे टैक्स, तो वो छोड़ करके क्या होगा बेटा? भागेगा या नहीं भागेगा? तो ग्रेटर इक्विटी कैन बी अचीव्ड थ्रू हाई टैक्सेज ऑन रिच। अमीरों पे क्या करो? ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दो, बट दिस कुड एक्ट एज डिसइंसेंटिव टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिस्करेज पीपल फ्रॉम मेकिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो लोग कभी भी क्या करेगा? बचत करना चाहेगा, कभी इन्वेस्ट करना चाहेगा, भाई वो तो फिर चाहेगा ना कि यहां से छोड़ के क्या करें हम लोग? भाग जाए। देयरफॉर, क्या हो बेटा? पहले अभी पढ़ ले बेटा। रीडिस्ट्रीब्यूशन, मैंने अब बोलना छोड़ दिया ना, पढ़ो ना पढ़ो हमारा कौन सा नुकसान है। मेजर्स शुड बी accomplished
with minimal efficiency costs। तो इसी कारण से हमें क्या करना पड़ता है बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें सबको क्या रखना होगा, बराबर रख करके चलना पड़ेगा या नहीं चलना पड़ेगा। क्योंकि हम ऐसा कतई नहीं कर सकते हैं कि अमीरों से छीन करके गरीबों में बांट दें। भाई जैसे अगर मान लीजिए एक्स, मिस्टर एक्स कोई है यहां पर, और मिस्टर एक्स जो है उसने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं, और एक मिस्टर वाई है, इस मिस्टर वाई की कमाई है बेटा 3,000 रुपया पर मंथ। मिनिमल मतलब होता है बेटा कम से कम। तो अब क्या करेंगे, इसको बोलेंगे ऐसा करो, तुम्हारे ऊपर हम ज्यादा परेशानी नहीं देंगे, 50% तुम्हारा टैक्स हो गया, चलो लाओ 5 करोड़ रुपया, और लो रे मिस्टर वाई 5 करोड़ आज से तुम्हारा है। क्यों काम करेगा भैया ये, क्यों काम करेगा, करेगा यहां पे काम नहीं। तो इसी के कारण से हमको क्या करना होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना काम हमारा चलेगा नहीं। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि हमको सबों को बराबर नजरिए से देख करके फिर उसके बेसिस पे बात करें। और इसी के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जाती है, नहीं लाई जाती, अलग अलग पॉलिसी क्यों बनाई जाती, फेयरनेस के कारण ही ना। अगर फेयरनेस नहीं होता तो एक ही बार गवर्नमेंट बोल देती भाई अमीरों पे 100% टैक्स, गरीब इंजॉय, एक बार बोल दे सब साफ, है कि नहीं। ऐसा गवर्नमेंट जिस दिन दे दे स्टेटमेंट, उसके अगले ही दिन सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन विदेश शिफ्ट, रहेगा यहां पे कोई नहीं रहेगा। तो इसी कारण से गवर्नमेंट अलग अलग कहीं ना कहीं पॉलिसी बनाती है, ताकि सबों के बीच में क्या कर सके, समन्वय बैठा के रखा जा सके, देखा जा सके। अगर 1-1.25 घंटा टाइम और दे दोगे ना तो हो जाएगा। चलो कोई नहीं, कल करेंगे और कुछ। तो घूम बेटा। जी चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों, बाय बाय।